बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। इस टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है, ये एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी पिंड को अगर किसी निश्चित वेग से फेंका जाए तो वो पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा। अगर किसी पिंड को ऊपर तरफ फेंको तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, या किसी निश्चित ऊंचाई तक फेंकने के लिए पिंड को कितना वेग देना पड़ेगा फेंकते समय। ये दोनों चीजें आज हम लोग याद करेंगे। लेकिन आपको तो लग रहा होगा कि ये तो हम गति के समीकरण से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी तक निकाल चले आए हैं। पिंड को अगर 10 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका जाए तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, गति के समीकरण लगाकर निकाल सकते हैं। या 10 मीटर ऊंचाई तक फेंकना है तो पिंड को कितना वेग देना पड़ेगा, ये भी हम लोग गति के समीकरण निकाल सकते हैं। लेकिन गति के समीकरण हम तभी तक यूज कर सकते हैं जब तक कि जी के मान को नियत माने। यानी ये जानते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, यानी परिवर्तित होता है, और हम बहुत अधिक ऊंचाई तक चले जाएंगे तो जी का मान बदल जाएगा, और जी का मान जब बदल जाता है तो गति के समीकरण वहां पर लागू नहीं होते हैं। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसमें पिंड इतनी ऊंचाई तक जाएगा कि वहां पर जी का मान बदल जाएगा। तो पिंड को किस वेग से फेंकना पड़ेगा, या निश्चित ऊंचाई तक फेंकना है तो कितने वेग से फेंकना पड़ेगा, तो ये आज हम लोग याद करेंगे। और जब जी का मान परिवर्तित हो जाता है तो फिर हम गति के समीकरण यूज नहीं कर सकते हैं, तब यूज करते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के माध्यम से हम निकालते हैं कितनी ऊंचाई तक पिंड जाएगा या पिंड को कितने वेग से फेंकना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। गति के समीकरण कब यूज करेंगे, जब जी का मान नियत हो, कितनी ऊंचाई तक जाएगी, जी का मान लगभग कांस्टेंट हो, कोई चेंज ना आए, ठीक है ना। लेकिन जब बहुत ऊंचाई तक जाएगा तो जी का मान बदल जाएगा, तो जब बदल जाएगा तो फिर गति के समीकरण यूज नहीं करते हैं। तब कौन सा मेथड यूज करते हैं जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमको मान लेते हैं कि कोई पिंड है जिसको पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक पहुंचाना है। तो हम यहाँ पर आप सब यूज करो, माना यम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक फेंकना चाहते हैं। तो अब दो कंडीशन, माना यम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई फेंकना चाहते हैं। तो मान लेते हैं इसे पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या, ये तो आप कंसीडर कर लीजिए। मान लेते बी है जिसकी त्रिज्या है RE, और पिंड को हमको इसके तल से h ऊंचाई पर फेंकना है जिसका द्रव्यमान है m, और ऊंचाई कितनी भेजनी है इसको, h ऊंचाई, और इसका द्रव्यमान है m। इतनी ऊंचाई तक फेंकना चाहते हैं। पिंड पहले कहां रखा है, यहां है। अब इस पिंड को जब वेग देंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो कितने वेग से फेंकने के लिए, कितने वेग से फेंकेंगे h ऊंचाई तक जाए, या फिर h ऊंचाई तक फेंकने कितना वेग दिया जाए, उनका मतलब एक ही है। तो अब इसको जरा ये समझो, जब पिंड यहां पर भेजना चाहते हैं, लेकिन जब पिंड पृथ्वी तल पर होगा तो कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, ये पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अगर ये लिखो चाहते हैं तो पृथ्वी तल पर स्थित पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं U बराबर है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पता है, पृथ्वी तल पर हो या पृथ्वी से ऊंचाई पर हो तो जितनी दूरी पर है, दूरी कहां से मेजर करेंगे, उसके केंद्र से। अगर पिंड यहां होगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर। ये द्रव्यमान पहले यहाँ पिंड ऊपर नहीं, मान लो यहाँ है पिंड इस जगह,
इसके सेंटर से दूरी कितनी आरी, पृथ्वी का द्रव्यमान में और पिंड का द्रव्यमान है स्मॉल है, तो सीधी ऊर्जा कितनी होती है, इस सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक टॉपिक है, पूरा डेरिवेशन किया गया था। उस डेरिवेशन से जो निष्कर्ष निकला था वो क्या था, U बराबर माइनस GMEM अपान RE। RE मतलब पृथ्वी के केंद्र से उस पिंड की दूरी। ये स्थितिज ऊर्जा होगी पृथ्वी तल पर जब होगा पिंड, पृथ्वी तल पर स्थित पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज इतनी होगी। देखना चाहते हैं ऊंचाई पर, लेकिन पिंड पहले कहां होगा, पृथ्वी तल पर। अब जरा ये ऊंचाई पर बात कर लेते हैं। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, मान लेते हैं UH। जब पिंड को हमने फेंक करके यहां पहुंचा दिया, तो अब यहां पर पिंड की ऊर्जा कितनी होगी, डिस्टेंस टोटल ऑफ सेंटर से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की h मानी है और ये है RE, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी RE प्लस h। तो सूत्र आपको यही लगाना, बस डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, GMEM अपान RE प्लस h। इतनी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी जब h ऊंचाई पर पिंड पहुंच जाएगा, कहां से, पृथ्वी तल से। तो आप बताओ जरा स्थितिज ऊर्जा बढ़ी कि घटी। स्थितिज ऊर्जा देखो यहां पर हर का मान बढ़ गया है, इसका मतलब ये टोटल मान क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन माइनस लगे होने के कारण ये वैल्यू क्या होगी, इससे ज्यादा आएगी। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, पहले से पृथ्वी तल पर पिंड रखा था इससे तो कम थी, और पृथ्वी तल से ऊपर गया तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ी। तो कितनी बढ़ी जरा ये निकाल लो। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, वृद्धि कितनी होगी, UH माइनस U, दोनों घटाएंगे तो वृद्धि निकलेगी। जरा घटाइए इसमें, माइनस GMEM अपान RE प्लस H माइनस और फिर माइनस GMEM अपान RE। इतनी बात जरा पहले नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद इसी को और आगे सॉल्व करेंगे। UH माइनस U इज इक्वल टू क्या बचेगा, इसको जरा प्लस वाले पहले लिख लें हम लोग, तो GMEM अपान RE प्लस का हो जाएगा माइनस GMEM अपान RE प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, मैं तरीके सॉल्व करना है केवल। तो यहाँ पर GMEM इतना कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 अपान RE माइनस 1 अपान RE प्लस, ये तो बचा। और जरा सॉल्व करो, इसको लिख सकते हैं GMEM अपान, इसको ऐसे में घटाओ, RE माइनस H माइनस RE अपान RE प्लस है, सॉरी RE प्लस H माइनस RE अपान RE ब्रैकेट में RE प्लस H। RE से RE कैंसिल हो जाएगा, जो अंदर बचेगा वो है, पहले बाहर वाले लिख लो, फिर अंदर बचता है हमारे पास H अपान, और जरा RE को और कॉमन निकालो, तो RE एक पहले से है, एक और बाहर से निकालो तो RE स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस H अपान, ऐसा लिख सकते हैं। और आप जरा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और इसको इस प्रकार से लिखेंगे, GME अपान RE स्क्वायर, GME बटे RE स्क्वायर इतना कर लिया, और ये जो पार्ट इधर इतना तो कल इधर कर लिया,
ताकि एम एच ये तो बचेगा अपान 1 प्लस एच अपान आर, ये कर सकते हैं। अब ये चीज देखो, ये GME बटे आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, स्मॉल जी के बराबर। स्मॉल जी इसकी जगह हो जाएगी, पता है ना सूत्र, स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। इस कारण इसकी जगह स्मॉल जी आ जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण हो गया एम एच अपान 1 प्लस एच अपान आर ई, ऐसा लिख सकते हैं। यानी निष्कर्ष ये निकला कि स्थिर ऊर्जा में जो वृद्धि आई है वो कितनी आई, यानी यू एच माइनस यू का मान कितना आ गया, एम जी एच अपान 1 प्लस एच अपान आर ई। ये देखो एक चीज ध्यान रखना है कि अभी तक हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो पढ़ते चले आए हैं वो mgh होता है कि पृथ्वी तल से कोई भी h ऊंचाई पर रखा हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है mgh। लेकिन ये फार्मूला हम तभी यूज करते हैं जब g का मान नियत हो। g का मान अगर चेंज हो गया है, बहुत ऊंचाई तक पिंड चला गया, तो स्थितिज ऊर्जा का मान फिर mgh अपान 1 प्लस h अपान आर के बराबर आएगा। तो इतनी स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ गई। तो बढ़ी कैसे, स्थितिज ऊर्जा कैसे बढ़ गई, क्योंकि हमने इसको ऊर्जा दिया है फेंकने के लिए। ऊर्जा दिया मतलब वेग दिया, वेग देंगे तो ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तभी पिंड यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो अगर हम मान लेते फेंकने के लिए हमने कितना वेग दिया है, h ऊंचाई तक फेंकने के लिए v वेग दिया, तो आप यहां पर लिख सकते हो यदि पिंड को h ऊंचाई पर फेंकने के लिए पिंड को h ऊंचाई पर फेंकने के लिए पिंड को दिया गया वेग v है, तो ये कंडीशन, अगर पिंड को h ऊंचाई पर फेंकना है तो पिंड को कितना वेग दिया हमने, v, ये हमने मान लिया। यदि पिंड को h ऊंचाई पर फेंकने के लिए पिंड को दिया गया वेग v है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, पिंड का द्रव्यमान हमने m मान रखा है, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर कितनी होगी, इसके बराबर होगी। क्योंकि ऊर्जा किसके कारण बढ़ी है, इसकी गतिज ऊर्जा। वेग जैसे जैसे हम जब वेग देंगे तो गतिज ऊर्जा होगी उसमें, और जैसे जैसे पिंड ऊपर जाएगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होने लगेगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में। और जब पिंड मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तो संपूर्ण जो गतिज ऊर्जा है वो सब स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, तभी तो इतनी ऊर्जा बढ़ गई है पहले से। तो इसका मतलब है कि पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है, mgh अपान 1 प्लस h अपान आर ई। मतलब इसको चित्र बिगाड़ रहे हैं कि बराबर, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि mgh अपान 1 प्लस h अपान आर ई के बराबर होगी। ये आपको बराबर कर देना है। जरा इसको बराबर करके देखो कितना हो जाएगा मान, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh अपान 1 प्लस h अपान आर ई, समान हो जाएगा। यहां से देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2gh मल्टीप्लाई 2gh अपान 1 प्लस h अपान, या यहां से हम लोग निकाल सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपान 1 प्लस h अपान आर ई।
ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर पिंड को h ऊंचाई पर अगर फेंकना चाहते हैं तो कितना वेग देना पड़ेगा, √2gh/1 + h/re। इस फार्मूले की मदद से वेग का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कि अगर 1000 किलोमीटर ऊंचाई अगर फेंकना हो तो पिंड को कितना वेग देना पड़ेगा, तो h की जगह 1000, पृथ्वी की त्रिज्या का मान रख देंगे, g का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा कि पिंड को कितना वेग देना पड़ेगा। और ये सूत्र तभी यूज करते हैं जब g का मान बदल रहा हो। अगर g का मान बदल नहीं रहा हो, यानी g बहुत मतलब h का मान बहुत कम हो, तो h का मान जब कम होता है तो सिर्फ 2gh वाला फार्मूला ही यूज करते हैं हम लोग, √2gh। 1 + h/e वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। गति के समय यूज करोगे अगर साधारणतया तो v का मान कैसे निकलता है, √2gh। अगर गति के समय का यूज हम तभी करते हैं, ये बताया हमने, इसको ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि g गति के समय यूज कभी करेंगे जब g का मान नियत। अब जरा इस चीज को उल्टा सॉल्व करके s का मान निकालेगा। पिंड को अगर कहा जाए कि पिंड को 1000 मीटर पर सेकंड फेंका जाए तो पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो ऊंचाई निकालना है तो फार्मूला तो ये याद रखो, वैल्यू रख, न्यूमेरिकल के लिए अगर है तो उसमें v का मान रख करके h निकाल लो। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आता है कि डेरिवेशन करके बताओ इसका मान कितना होगा, तो इसी को आगे थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। अब इसको दोनों तरफ वर्क करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, v² = 2gh/1 + h/re ऐसे लिख सकते हैं। या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, v² + v² h/re ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 2gh। h का मान निकालना है तो h को जरा इधर इकट्ठा कर लो, इसको उधर ले जाओ, ये वैल्यू हो जाएगी, h कॉमन ले लेते हैं इधर ले जा करके, तो क्या बचेगा 2g - v²/re, ये तो बचेगा इक्वल टू v², ऐसा लिख सकते हैं। h कॉमन ले करके 2g - v²/re इक्वल टू v², कितना बचा, ठीक है। अब h इक्वल टू, अब इसको थोड़ा अगर हमको इस तरीके से लिख लें, h अब इसको लिख सकते हैं 2gre - v²/re इक्वल टू v², ऐसा लिख लो। या इसको h इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, v² और ये हो जाएगा re/2gre - v²। इस फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं कि पिंड को अगर v वेग से फेंका जाए तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो ये दो फार्मूले निकल करके आते हैं, ये वेग से निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए तो एक ही फार्मूला याद रखो, दोनों से h भी निकल आएगा, v भी निकल आएगा। तो ये स्पेशल अगर डेरिवेशन करने के लिए कहता है तो आपको इतना बढ़ करके h का मान इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई। इसके बाद अगर कुछ कंडीशनें निर्धारित हैं तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर लें, उसको नोट कर लो जरा पहले। अगर देखो स्पेशल केस अगर है और हम लोग क्या निकालना है, v इक्वल टू √2gh/1 + h/re। अगर कंडीशन यहां पर लगा देते हैं कि अगर पिंड को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक अगर फेंकना हो, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है उतनी ऊंचाई तक 6400 किलोमीटर ऊंचाई फेंकना हो तो पिंड को कितना वेग देना पड़ेगा। तो h इक्वल टू अगर re है तो v का मान कितना होगा, जरा h की जगह re लगा दो, तो हो जाएगा 2gre/1 + re/re। re सारे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच रहा है, यानी क्या बचा 2gre/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √0
GR। इस फार्मूले की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि पृथ्वी तल से अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर फेंकना हो पिंड को, कितना वेग देना पड़ेगा, √GRE। ठीक है ना। जो वैल्यू जी का मान और RE का मान रखने से लगभग कितना निकल करके आता है, लोग निकाल चुके हैं हम लोग। इसका ये निकल करके आता है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतना वेग अगर दिया जाए तो फिर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन अगर और देख लें हम लोग, यदि पृथ्वी से पिंड को अनंत की ऊंचाई पर फेंकना हो, यानी अनंत बहुत अधिक ऊंचाई पर फेंकना हो, तो कितना वेग देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अगर ज्ञात करना है तो एच को डायरेक्ट आप यहाँ एच का मान अनंत रखोगे। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है इस प्रकार से, v का मान आप ऐसे लिखो √2GH अपान, इसको जरा लघुत्तम ले घटा लो, जोड़ लो, मतलब RE + H अपान, और ये ऊपर चला जाएगा RE। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो इसको इस प्रकार से लिखो 2GRE अपान, यहाँ नीचे H का मान, ऊपर तो H ही है, 2GRE H, और नीचे H का मान लेकर के इसको लिख सकते हैं 1 + RE अपान H। यहाँ से H से H कैंसिल हो जाएगा। V √2GRE अपान 1 + RE अपान H। यहाँ पर H की वैल्यू रखो, क्योंकि H कितना रखना है, अनंत। तो V का मान कितना हो जाएगा, √2GRE, और यहाँ पर H का मान जब अनंत रखोगे तो RE अपान अनंत, यानी 0 0 + 1 1। इसका मतलब सिर्फ कितना आ जाएगा, समझ में आया। H का मान अनंत रखोगे तो 1 अपान RE अपान अनंत का मान कितना हो जाएगा, 0 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 1 बचेगा, ऊपर 2GRE बचेगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये किसका वेग है, पलायन वेग का सूत्र होता है ये। तो पलायन वेग का मान कितना होता है, 2GRE, और वही है अनंत को भेजने का मतलब इतनी ऊंचाई पर फेंको लौट करके ना आए, तो कितना भी इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग फेंक देंगे तो पिंड फिर कहां चला जाएगा, अनंत पर, यानी वापस लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगा। और जब पृथ्वी तल की ऊंचाई तक अगर भेजना है तो कितना वेग देना पड़ेगा, √GRE, और इसका मान लगभग कितना बराबर होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी पिंड को कितनी ऊंचाई तक फेंकना है तो कितना वेग देना पड़ेगा, या कितना वेग दिया जाए तो पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वो इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और ये तरीका हम तभी यूज करते हैं जब जी का मान बदल रहा हो। ठीक है। तो आज क्लास हमारी समाप्त होती है। पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।